हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा यूनिट है उसमें हमने काफी सारी चीजें कवर अप कर ली है। फोटो सिंथेसिस हमने देख लिया है, उसके अंदर हमने जो लाइट रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर लिए। लाइट रिएक्शन के बाद क्या है, हमने उसी के जो बाई प्रोडक्ट्स थे उनसे हमने देखी थी कैसे डार्क रिएक्शन चलती है। तो जो डार्क रिएक्शन थी उसमें हमारे तीन पाथवे थे। फर्स्ट पाथवे था हमारे C3 साइकिल, फिर उसके बाद हमने देखा था C4 साइकिल, और C4 साइकिल के बाद हमने देखा था कैम्प पाथवे। तो ये सब चीजें क्या है, इन्होंने अपने अंदर कुछ कुछ इस तरह से अडेप्टेशंस किए हैं कैम्प पाथवे में। आपको मैंने बताया था कि डे टाइम में क्या इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं एंड नाइट टाइम में क्या है इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये इस तरह का इन्होंने अडेप्टेशन किया था। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी किस तरह से ये लोग अपने फंक्शंस कर रहे हैं, अपनी डार्क रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बन्स हम फिक्स करते हैं उन कार्बन्स को क्या है अनफिक्स करना। एक बार पढ़ते हैं उसके बाद फिर समझते हैं। यहाँ क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीसीओ फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, या फिर C2 साइकिल इसको बोलते हैं। C2 साइकिल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन जो बनता है वो दो कार्बन का होता है। सॉरी, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन। दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टिको इन टोबैको। टोबैको जो प्लांट था उसके अंदर टियो एंड डेकर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। इसको वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ हम जो डार्क रिएक्शन में हमारे कार्बन्स को जो फिक्स कर रहे थे यहाँ क्या होता है वो चीज अनफिक्स की जाती है, तो इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोला गया है। बिकॉज देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP एंड NADPH, rather it results in the release of CO2 with the utilization of ATP। ये ना ही तो शुगर का फॉर्मेशन करता है ना ही कोई एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि ATP NADPH का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको क्या है वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला गया है। अप्रोक्सीमेटली 25% कार्बन इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ क्या है, CO2 क्या है यहाँ रिलीज होती जाती है। जिस तरह से हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेकर के हमारे जो शुगर जो होता है 6 मॉलिक्यूल का, मतलब कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है हमारे शुगर। तो यहाँ क्या है CO2 हम इसके लिए यूज में लेते हैं, तो CO2 के मॉलिक्यूल यूज में ले लेके हम शुगर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हम कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, कार्बन का CO2 जो होती है उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये क्या एक वेस्टफुल प्रोसेस हो गई। अगर इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमारे क्या है जो कार्बन जो फिक्स होते हैं वो भी अनफिक्स होते जाएंगे। अब यहाँ पर ये साइकिल जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल में, मतलब कि उनकी हेल्प से होती है। फोटो रेस्पिरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C2 plants. 3 cell organelles are required to complete a turn of PCO। PCO का मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। नेमली कौन कौन से ऑर्गन्स है, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है प्रोक्सिसोम एंड थर्ड है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। कंडीशंस फेवर फोटो रेस्पिरेशन, कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि फेवर करती है फोटो रेस्पिरेशन को, ये पाई जाती है हमारे C2 प्लांट्स में ही। जैसे C2 प्लांट्स है उनमें C3 साइकिल भी चलती है, C2 साइकिल भी चलती है। इस तरह से क्या है ये साइकिल हमारे रन कर दी। जैसे कि मैं अच्छे से लिखना चाहूँ, ये है हमारे C3 प्लांट्स। अब C3 प्लांट्स में एक तरफ क्या है कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इन्हीं में क्या है C2 साइकिल भी चलती है एंड इन्हीं में ही क्या है C3 साइकिल भी रन होती है। C3 जो प्लांट्स है उन्हीं में ही। तो यहाँ क्या कंडीशंस डिपेंड करती है, अगर कंडीशन कुछ और होती है तो C3 साइकिल, अगर कुछ और होती है तो C2 साइकिल। इस तरह से कंडीशंस पर डिपेंड होकर के हमारी साइकिल चलती है। अगर मैं बताना चाहूँ C3 साइकिल हमारी किस कंडीशन पर डिपेंड करती है, जब यहाँ क्या होता है CO2 जो होती है वो अवेलेबल होती है, तब हमारी क्या है C3 साइकिल रन करती है। हाई लाइट इंटेंसिटी इट इज कंसिडर्ड एज मेन कंडीशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये देखो यहाँ पूरी कंडीशंस लिखी हुई है, कौन कौन सी कंडीशन फेवर करती है, इसको करती है हाई अमाउंट में हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो कंसंट्रेशन में रहती है,
तो हमारे क्या है C2 साइकिल रन होती है। जबकि C3 साइकिल कब रन होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए। इस कंडीशन में हमारे C3 साइकिल रन करेगी एंड ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में हमारे C2 साइकिल रन करेगी। तो ये दोनों कंडीशंस C3 प्लांट्स के ऊपर ही काम कर रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। C3 प्लांट्स में ही कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होकर के दोनों साइकिल्स रन होती है। Under such conditions, Rubisco bind with oxygen and act as an oxidase enzyme। मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखती हूँ, जो हमारा रूबिस्को है, रूबिस्को एंजाइम जो है इसके पास क्या है, ड्यूल प्रॉपर्टी होती है। इनके पास जो इस तरह से बाइंडिंग पॉकेट होता है वो एक ही पॉकेट होता है। ये एक टाइम में क्या है, एक ही टाइप से एक्ट कर सकता है, या तो कार्बोक्सिलेज की जैसे या फिर ये कर सकता है ऑक्सीजनेज की जैसे। अगर इसको CO2 मिलेगी तो ये कार्बोक्सिलेज की जैसे फंक्शन करेगा एंड इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऑक्सीजनेज की जैसे फंक्शन करेगा। एंड यहाँ क्या है, अब अगर ये मिलेगा CO2 तो यहाँ क्या है, C3 साइकिल रन करेगी एंड ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पर क्या है, C2 साइकिल रन करेगी। ये चीजें आपको, ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से ऑक्सीजनेज रूबिस्को एंजाइम फंक्शन कर रहा है। इसकी ये है एक्टिव साइट। तो इस तरह से हमारा रूबिस्को एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होकर के काम करता है। यहाँ इसको अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जो इसकी बाइंडिंग पॉकेट है, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये करेगा एंड इस कंडीशन में यहाँ C2 साइकिल रन होगी। एंड हाई टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस क्या फेवर करती है हमारे फोटो रेस्पिरेशन को। हाई लाइट इंटेंसिटी होगी या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी या फिर हाई हमारे टेम्परेचर होगा। ये तीनों कंडीशंस अगर होती है तो C3 प्लांट्स क्या है, फेवर करते हैं C2 साइकिल को। एंड देन इसके अपोजिट अगर हम देखें, C3 प्लांट जो है C3 साइकिल रन करने के लिए यहाँ क्या होगा, हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होगी, टेम्परेचर भी जो है वो ऑप्टिमम टाइप का होगा। अब हम देखते हैं किस तरह से ये साइकिल रन करती है, किस तरह से ये फंक्शन पर देखना चाहे तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP जो है हमारा, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये होता है। एंड यहाँ पर क्या है, रूबिस्को एंजाइम आता है, तो इस रूबिस्को एंजाइम के पास यहाँ क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि 2 कार्बन का होता है, ठीक है। फिर इससे बनेगा 2 ग्लाइकोलेट। जो ये ग्लाइकोलेट होता है ये 2 कार्बन का होता है और यही क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तरह काम करता है। फिर है 2 ग्लाइकोलेट हमारे किस में आ रहा है, प्रॉक्सिसोम में। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, यह है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली, ये है प्रॉक्सिसोम एंड ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों सेल ऑर्गेनेली में ये प्रोसेस जो है वो रन करती है, ठीक है। ग्लाइकोलेट से ये जो हमारा बना है प्रोडक्ट, ये हमारे स्विच कर रहा है हमारे प्रॉक्सिसोम में। प्रॉक्सिसोम में क्या होता है, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो H2O2 में कन्वर्ट हो रही है एंड देन यहाँ 2 ग्लाइऑक्सीलेट का फॉर्मेशन कर रही है। 2 ग्लाइऑक्सीलेट हमारे बन रहा है प्रॉक्सिसोम में एंड देन फिर ये कन्वर्ट हो रहा है 2 ग्लाइसिन में। अब 2 ग्लाइसिन यहाँ बन गया, फिर ट्रांसफर हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ये ट्रांसफर कर रहा है हमारे ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ क्या है, ये एक कार्बन को क्या है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर इसने यहाँ एक कार्बन को रिलीज किया एंड एक अमोनिया जो है इसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है एंड CO2 भी बाहर निकल रहा है एंड इस तरह से NAD प्लस जो होता है NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 2 into 2 कितने हो गए, 4 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि ग्लाइसिन जो है हमारा 2 कार्बन का है एंड 2 मॉलिक्यूल है तो 2 into 2 करेंगे हम तो यहाँ 4 कार्बन हो जाएंगे। अब 4 कार्बन में से एक कार्बन तो निकल गया, बचा हुआ रिमेनिंग हमारे 3 कार्बन। यहाँ सेरीन जो होता है वो 3 कार्बन का हमारे प्रोडक्ट होता है। अब ये सेरीन यहाँ बन करके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस तरह से ये सेरीन क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होने के बाद क्या है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर ये क्या है, कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। एंड यहाँ पर जो NADH बना था ये वापस से NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है हमारे प्रॉक्सीजोम वाली प्रोसेस में। फिर यहाँ क्या है ऑर्गेनेली में, फिर यहाँ क्या है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ग्लिसरेट जो है हमारे फिर से जा रहा है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ही चला गया। एंड यहाँ पर क्या है एक ATP मॉलिक्यूल का यूज में लिया जा रहा है एंड ADP में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो है ग्लिसरेट जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और ये हमारे जाता है C3 साइकिल के अंदर। या फिर यहाँ C3 साइकिल कैसे रन होती, डायरेक्ट हमारे राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट डायरेक्ट अगर हमारे CO2 मिलता है तो इस तरह से ये C3 साइकिल रन होती है। बट यहाँ पर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो हमारे C2 साइकिल इस तरह से रन होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थी हमारे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। एक बार और डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँ, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है प्रॉक्सीजोम एंड ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ क्या होता है RUBP है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन मिली है हमारे रूबिस्को एंजाइम को, यहाँ क्या है ऑक्सीजन मिली है। तो ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगी ये फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड वाटर का मॉलिक्यूल क्या है एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन जितनी साइकिल्स पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग आपको मिलता ही जाएगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर रूबिस्को एंजाइम को अगर ऑक्सीजन मिलती है तो C2 साइकिल रन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो C3 साइकिल रन होती है। वो यहाँ मैंने इस वाली साइकिल में बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट हमारा प्रॉक्सीजोम में आया तो यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइऑक्सिलेट से क्या है ग्लिसरीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक CO2 हमारे रिलीज हो रहा है, ठीक है। जो ग्लिसरीन नहीं या ग्लाइसिन बोला गया है, तो ठीक है ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलेट हमारे ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है एंड यहाँ पर क्या है एक साइकिल और हो रही है, जो हमारे अल्फा कीटोग्लिसरेट होता है ये ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन अब हमारे किस में आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है। अब ग्लाइसिन जो है हमारे 2 इसमें कार्बन है एंड 2 यहाँ मॉलिक्यूल है, इस तरह से यहाँ 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ क्या है एक CO2 निकल रहा है, एक अमोनिया निकल रहा है, तो इसको वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि एक CO2 को रिलीज करता है, एक अमोनियम आयन को या अमोनिया को जो एक गैस होती है उसको रिलीज करता है। फिर यहाँ पर क्या है ये चेंज होता है हमारे सेरीन में, सेरीन में चेंज हो गया, सेरीन जाता है हमारे फिर से प्रॉक्सीजोम में, प्रॉक्सीजोम से ये बनाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो होता है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है एंड ग्लिसरेट हमारे जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और इस तरह से ये साइकिल हमारे रन होती है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है किस तरह से कहाँ ऑक्सीजन काम में आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए इसको रेस्टफुल प्रोसेस बोला गया है। तो ये थी हमारे फोटो रेस्पिरेशन। तो हमने हमारा फोटो रेस्पिरेशन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे वॉर्नबर्ग इफेक्ट क्या होता है। द वॉर्नबर्ग इफेक्ट is the decrease in the rate of photosynthesis by high oxygen concentration. Oxygen is competitive inhibitor of the carbon dioxide fixation by Rubisco. क्योंकि इसको क्या बोला गया है ऑक्सीजन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किस लिए बोला गया ये चीज आपको पता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलती है रूबिस्को एंजाइम प्लस ऑक्सीजन जब हमारी मिलती है तो यहाँ क्या होता है इस कंडीशन में एक CO2 क्या है हमारा रिलीज होता है। तो इस तरह से ये क्या है एक इनहिबिटर माना गया है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए। और यहाँ क्या है ये इफेक्ट भी क्या बताता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपको पता है जब ज्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में क्या है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा अमाउंट में मिलती है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो हमारे इंक्रीज होती है। तो यहाँ हमारे Furthermore, oxygen promote photorespiration which reduce photosynthetic inputs। तो आपको पता है ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा फोटोसिंथेसिस तो कम होगा एंड फोटो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है। कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फोटोसिंथेसिस या फिर फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे CO2 मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी एंड देन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे क्या होगा फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी जाएगी जो कि एक हार्मफुल प्रोसेस होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है बैक्टीरिया क्या है एक अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होता है बिकॉज फोटो सिस्टम साइकिल जो होता है इनकी
अंदर क्या है, एब्सेंट होता है। तो इसलिए यहाँ क्या है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन जो है एब्सेंट होता है, क्योंकि यह फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है वहीं पर ही क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होने से यहाँ क्या है, H+ प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या है, यहाँ पर रिलीज होता है। जब फोटोसिस्टम सेकंड ही नहीं होगा तो कहाँ से ऑक्सीजन इवोल्यूशन यहाँ प्रेजेंट होगा, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो अनऑक्सीजनिक कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। यह है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं प्लांट में क्या है, हमारे फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजनिक इसको बोला गया है, और यहाँ पर क्या है, फोटोलाइसिस होता है वाटर का, एंड ऑक्सीजन का इवोल्यूशन यहाँ पर होता है। फिर हम देखते हैं ओनली वन पिगमेंट सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है, हुज फोटो सेंटर जो है इसका वो है, आप देख सकते हैं B890, और फोटो सिस्टम सेकंड तो आपको पता है यहाँ एब्सेंट ही होता है, जबकि हमारे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में क्या है, दोनों फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 700 वेवलेंथ की लाइट को लेता है, एंड देन हमारी जो ये है फोटो सिस्टम सेकंड ये लेता है 680 वेवलेंथ की। एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट होती है, जबकि यहाँ पर होती है ब्लू रेड लाइट। During light reactions, NAD plus being reduced to NADH में, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे NADP जो होता है वो क्या है, हमारे कन्वर्ट होता है या रिड्यूस्ड होता है NADPH के अंदर। तो ये चीजें दोनों तो यहाँ क्या है, दोनों में ही सेम होती है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे इफेक्ट करते हैं। हमने पूरा फोटोसिंथेसिस देख लिया है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें कौन कौन से लाइट रिएक्शंस होती है, डार्क रिएक्शंस होती है, एंड उसके बाद हमने देख लिया फोटो रेस्पिरेशन भी, एंड उसके बाद वॉर्मबर्ग इफेक्ट देखा है हमने, और दोनों बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है वो चीज भी हमने देख ली है। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम ये फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार, फिर हमारे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो ही बचेगा। तो यहाँ क्या है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in determine the yield of plant inducing crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors. काफी सारे factors से क्या है, influence होता है। Both internal and external दो factors यहाँ पर काम करते हैं। तो plant factors कौन से हैं भी बोलते हैं, internal factors, and कुछ है हमारे external factors। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले इंटरनल फैक्टर, या इसको प्लांट फैक्टर्स भी बोला गया है। प्लांट्स और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नंबर ऑफ लीव्स, आपको पता है जितनी ज्यादा नंबर में लीव्स होगी उतना ही ज्यादा क्या है, हमारे अमाउंट में या रेट जो है फोटोसिंथेसिस की रहेगी। इस तरह से क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लीव्स। जितनी ज्यादा लीव्स होगी उतना ही ज्यादा हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा। अब साइज जितनी ज्यादा, आपको पता है एक प्लांट की साइज जो इतनी सी है तो इतनी सी वो लाइट को लेगा, इतना सा फूड बनाएगा। लेकिन एक लीफ हमारे इतनी बड़ी सारी है तो उसके अंदर क्या इतनी सारी वो लाइट को लेगी और इतना सारा फूड का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से जो लाइट जो सरफेस है हमारे लीफ की वो भी मैटर करती है फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीव्स की साइज के ऊपर। फिर है ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। अब आपको पता है कुछ प्लांट्स की लीफ इस तरह से प्रेजेंट रहेगी, तो इस तरह से क्या जिसका ओरिएंटेशन इस तरह से है बहुत अच्छे से, तो अच्छे से क्या फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट ये देखो इस तरह से लाइट को ये ले पाएगी। बट इसी तरह से अगर कुछ प्लांट्स की लीफ इस तरह से लटकी रहेगी, पीछे रहेगी, एक के अंदर एक गुच्छे में रहेगी, तो यहाँ डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट लाइट हमारे लीव्स के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज होगी। तो जो ओरिएंटेशन है लीव्स का वो भी मैटर करता है फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी उसके ऊपर। अब है मेसोफिल। फॉर ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस द मेसोफिल शुड बी वेल डेवलप्ड। मेसोफिल जो टिश्यूज है जिसमें कौन कौन से टिश्यू आएंगे, हमारे प्लैसिड एंड स्पंजी टिश्यू, ये दोनों भी अगर बहुत अच्छे से वेल डेवलप होता है मेसोफिल में दोनों टिश्यूज, तो भी क्या है फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बहुत ज्यादा फेवर करती है फोटोसिंथेसिस में। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये चीज आपको पता है जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा लीव्स में उतने ही ज्यादा क्या है फोटोसिंथेसिस की रेट देखी जाएगी। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी हमने देख ली। सारी चीजें क्या है ये
प्रोपोर्शनली है। एज ऑफ लीव्स, आपको पता है जितनी ज्यादा यंग लीव्स होगी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज में जाएगी या सेनेसाइलेंस वाले प्रोसेस में जाएगी हमारी लीव्स, उसमें फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज होती जाती है। अब है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। अब है हमारे CO2 की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करते हैं, जितने ज्यादा लीव्स को CO2 मिलेगी उतने ही ज्यादा अमाउंट में ये क्या करेगी, हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करेगी। इस तरह से सारे फैक्टर्स क्या है, हमारे फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको, उसके इंटरनली फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारी सनलाइट आ जाएगी जो कि बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक CO2 हो गया, वाटर हैज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस। ऑल दिस फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली इफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थ्रू सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली इफेक्ट its rate, but usually one factor is the major cause or it is one that limit the rate। एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि हमारे फोटोसिस्टम को या फोटोसिंथेसिस को ये लो जो है वो किसने प्रपोज किया था, वो है ब्लैक्समैन ने 1905 के अंदर। इन्होंने ही बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which it at suboptimal levels or nearest to its minimal value. It is the factors which directly affect the process if it is changed। यहाँ क्या बोला गया है, ये एक केमिकल प्रोसेस होती है तो ये अफेक्ट होती है काफी सारी फैक्टर्स से। तो ये जो रेट होती है वो डिटरमाइन करती है वो कौन सा जो फैक्टर है जो कि हमारे इस प्रोसेस को क्या है अफेक्ट कर रहा है या फिर लिमिटिंग बना रहा है, इसलिए इन्होंने उस फैक्टर के लिए इसको लिमिटिंग फैक्टर बोला गया है। वो कौन सा फैक्टर है जो कि हमारे इस प्रोसेस को क्या है लिमिट कर रहा है। ठीक है। अब है लाइट। हमारी लाइट जो है अफेक्ट करती है हमारे 3 वेज में, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी या फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब कितने लाइट तक क्या है उसका, एक प्लांट है उसको कितनी ड्यूरेशन तक लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है। ये सारी चीजें अफेक्ट करती है हमारे फोटोसिंथेसिस को। फर्स्ट है लाइट क्वालिटी। प्लांट्स कैप्चर एंड यूटिलाइज सनलाइट रेंजिंग फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। दिस रेंज ऑफ इंसिडेंट सनलाइट टर्म एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो पार रीजन होता है इसके अंदर क्या है, इस तरह से हमारे आपको पता है कि स्पेक्ट्रम होता है 400 नैनोमीटर से 700 के बीच में अगर उसको लाइट मिलती है तो बहुत अच्छी रेंज वाली लाइट वो लेते हैं। पार हैज स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, इसमें क्या है विबग्योर रीजन है, VIB GYOR। विबग्योर ये रीजन होता है स्पेक्ट्रम रीजन। यहाँ 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट इनको मिलती है तो बहुत अच्छे से ये सनलाइट की रेंज को यूटिलाइज या कैप्चर कर पाते हैं। मोस्ट इफेक्टिव स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स आर ब्लू एंड रेड लाइट, लीस्ट इफेक्टिव होते हैं ग्रीन। बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो होती है हमारी होती है ब्लू एंड रेड लाइट, ये आपको पता है, एंड लेस इफेक्टिव होती है ग्रीन लाइट। है लाइट की इंटेंसिटी। यहाँ हम देख लेते हैं क्वालिटी। अब यहाँ इंटेंसिटी देख रहे हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में अगर लाइट आएगी तो उतना ही ज्यादा क्या है फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ है देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटी बिकॉज इन दिस कंडीशन लाइट बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है तो ग्रेजुअली द रेट does not show faster increase as other factors become limiting। यहाँ क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ही लाइट गिरती रहेगी तो प्लांट्स में विल्टिंग भी आ जाती है, आपको पता है। तो यहाँ क्या है बहुत, जैसे कि एक कंसंट्रेशन है यहाँ तक तो यहाँ तक उसको लाइट मिलती जाएगी तो यहाँ तक क्या है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस शो करेगा, लेकिन एक कंसंट्रेशन के बाद क्या है सैचुरेट हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस भी। यही चीज इसके अंदर बोली गई है। Rate of photosynthesis saturate at 10% of the full sunlight। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। At very high light intensity solation may occur। Solation में क्या होता है, photo oxidation of pigment, enzyme photosynthesis, carbon, photo inhibition, intensity of light at which rate of photosynthesis become equal with the rate of photorespiration in plants
इज नॉन एज लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ क्या बोला गया है, फोटो इनहिबिशन इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, जब फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन का, तो उस पॉइंट को बोला गया है कंपनसेशन पॉइंट। इसका भी ग्राफ देखेंगे। नेट फोटोसिंथेसिस, और इसको एनपीपी भी बोला गया है, एट दिस पॉइंट इज 0 और नो गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। तो ये देखो यहाँ क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है। लाइट की इंटेंसिटी हमारे यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ लो है एंड यहाँ पर क्या है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। ग्राफ ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट देखी जा रही है, यहाँ हमारी लाइट की इंटेंसिटी। तो यहाँ क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी से हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कंसंट्रेशन पे आकर के क्या है, ये सैचुरेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, एक जो लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो एक टाइम तक ही क्या है, इंक्रीज करती है फोटोसिंथेसिस को, लेकिन कुछ कंसंट्रेशन या कुछ परसेंट आगे जाने के बाद क्या है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हमारे फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चाहे कितनी भी लाइट दो, वो सैचुरेट लेवल पर ही फोटोसिंथेसिस करती है। लाइट इज ए रियल लिमिटिंग फैक्टर, बट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस लाइट एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर। प्लांट इन शेड, इन डेंस फॉरेस्ट, क्लाउडी स्काई रहता है, अलॉन्ग विद डेप्थ इन द वाटर बॉडी। तो ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है या लिमिट करता है। तो आपको पता है, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा क्या है, हमारे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में देखने को मिलेगा। Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. The concentration of CO2 is very low in atmosphere, 0.03 to 0.04%, या फिर इसको ppm में बोले हम 300 to 400. Plant C4 plants show saturation at about 360 ml लीटर पर स्क्वायर, वाइल C3 प्लांट जो है रेस्पॉन्ड करता है टू इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड saturation is seen only beyond 450 ml liter square that thus currently available of CO2 levels is limiting to the। यहाँ क्या बोला गया है, C4 प्लांट जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जबकि C3 प्लांट जो है वो रेस्पॉन्ड करता है इंक्रीज जैसे होती है हमारे CO2 कंसंट्रेशन के लिए। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमारे जो C4 प्लांट्स है बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं, जबकि हमारे C3 प्लांट जो है वो बहुत जल्दी सैचुरेट नहीं होते हैं। ये होते हैं 450 और ये हो जाते हैं 360 ml CO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर ही, ठीक है। इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन cause an increase in CO2 fixation rate, but beyond this the level can become damaged in over longer period। यहाँ क्या बोला गया है, अगर 0.05% तक की हम इंक्रीज करते हैं CO2 की फिक्सेशन रेट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम देते हैं CO2 तो यहाँ क्या है, वो डैमेज करने लग जाती है चीजों को, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स या फिर C3 प्लांट्स सच एज टोमेटो, बेल pepper shows high photosynthetic rate under CO2 enriched atmospheric that lead to high yield। यहाँ क्या बोला गया है, अगर ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती है उनको क्या है, हम इसके अंदर रखते हैं, ये हायर फोटोसिंथेटिक रेट शो करते हैं, यहाँ पर क्या है, इनको बहुत अच्छे से CO2 अगर मिलती रहती है तो बहुत अच्छी ये यील्ड देते हैं या उपज देते हैं, हाई यील्ड हमारे प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। और इस फिनोमिना को क्या बोला गया है, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि CO2 की वजह से ही क्या है, हमारे प्लांट्स के अंदर क्या है, जो यील्डिंग रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। फिर है हमारे CO2 कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्रेब्स साइकिल वगैरह आती है वो, और हमारे जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है वो दोनों रेट क्या है यहाँ पर इक्वल चलती है, ठीक है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C4 प्लांट्स यहाँ 0 to 10 ppm होती है, जबकि C3 प्लांट्स के लिए 25 to 100 ppm तक ये आती है। अब हमारे टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक एज टेम्परेचर से कंट्रोल होती है। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। लाइट रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती है, बट दे आर अफेक्ट टू ए सच लेसर एक्सटेंट। The C4 plants respond
to high temperature and show high rate of photosynthesis, while C3 प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मच लोअर टेम्परेचर के लिए ऑप्टिमम होते हैं एंड डिपेंड करते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के लिए हमारे सुटेबल होते हैं C4 प्लांट्स, और इस टेम्परेचर के ऊपर ही इनके अंदर क्या है, हायर अमाउंट में फोटोसिंथेसिस देखा गया है। जबकि हमारे C3 जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर ही क्या है, ये बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दैट द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स को क्या है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ऑप्टिमम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब है वाटर। वाटर किस तरह से हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट कर रहा है। वाटर इज द वन ऑफ द रिसेंट in the light reaction. The effect of water as a factor is more through its effect on the plants rather than directly on photosynthesis. जैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, और यह क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, अगर स्टोमेटा क्लोज रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी एंड डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस। बट विल्टिंग आ जाती है यहाँ पर तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होता है, और इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस। आपको पता है जो मुरझाई हुई लीफ होती है उसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं। कोई लीफ है वो इतना सारा सरफेस एरिया लेकर बैठी है इस तरह से, इतना सारा, तो इसके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी। लेकिन कोई लीफ है इस तरह से मुरझाई हुई और इतना सा ही सरफेस एरिया वो लेकर, ये इतना सारा सरफेस एरिया लेके बैठी है और ये इतना सा ही सरफेस एरिया लेके बैठी है, तो यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या डिक्रीज होगी, एंड जबकि यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है, इंक्रीज होगी। तो विल्टिंग जो कोई भी लीव्स होती है उनके अंदर सरफेस एरिया उनका रिड्यूस होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस को हम कम कर लेते हैं। या फिर स्टोमेटा क्लोज रहेगा, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, तो CO2 वो लेगा ही नहीं अपने अंदर, CO2 नहीं लेगा, तो इस तरह से यहाँ भी क्या है, फोटोसिंथेसिस के रेट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कुछ इनहिबिटर्स जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम काम करते हैं। दे आर यूज्ड एज वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। DCMU क्या है, एक इनहिबिटर है, इसके अलग अलग नाम है, DCMU ऑब्लिक ड्यूरोन, CMU या फिर पैन। ये सारे क्या है, हमारे इनहिबिटर्स है। ये किसको इनहिबिट करते हैं, फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग। आपको ध्यान रखना है, DCMU, ड्यूरिन, MCU, मोरियन, पैन, ये सारे क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड को क्या है, ब्लॉक करते हैं। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नेट में भी आते हैं। ये स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को P680 से एंड PQ तक, जबकि हमारे पैराक्यूट, डाइक्यूट, ये सब इनहिबिट करते हैं हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट को। तो ये आपके इनहिबिटर्स के नाम ध्यान रखने हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट को कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन से जो इनहिबिटर्स है वो इनहिबिट कर रहे हैं, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड को कौन से इनहिबिटर्स है जो कि इनहिबिट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यहाँ तक सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।